नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनी, प्रयागराज। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा यह व्याख्यान स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थियों के लिए है, जो आपको निबंध की परिभाषा, उसके अर्थ और स्वरूप से परिचित कराएगा। और इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद उम्मीद है आप निबंध के अर्थ, स्वरूप, परिभाषा और उसके प्रकारों से परिचित हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि निबंध है क्या, अर्थात निबंध किसे कहते हैं और उसका अर्थ क्या है। निबंध क्या है? निबंध शब्द, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निबंध नी धन बंध, नी और बंध से बना हुआ एक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ, अर्थात नियमों में बंधी हुई गद्य रचना या लेख ही निबंध है। यह अंग्रेजी के ऐसे शब्द का हिंदी रूपांतर है। अब जब हम कहते हैं कि निबंध नियमों में बंधी हुई रचना है, तो इसका मतलब यह है कि निबंध लेखन के भी कुछ नियम होते हैं और प्रत्येक निबंध लेखक को इसका पालन करना अनिवार्य होता है। जो भी नियम हैं उनका पालन हमको अवश्य करना है यदि हम निबंध की रचना कर रहे हैं तो। अर्थात निबंध में एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगति व सभ्यता के साथ किया जाता है। यानी निबंध का एक आकार होता है जिसके अंदर किसी एक विषय को लेखक चुनता है और उस विषय को चुनकर उस पर अपने निजी विचार पाठकों के समक्ष या पाठकों से लेखक उस अपने विचारों को साझा करता है। इन विचारों को साझा करने में कहीं न कहीं लेखक के व्यक्तित्व की झलक भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यह तो थी निबंध की एक सामान्य सी परिभाषा। हिंदी साहित्य के कुछ आलोचकों ने, कुछ विद्वानों ने भी निबंध की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, जिन्हें हम आपको बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले निबंध की परिभाषा दी बाबू गुलाब राय ने। उन्होंने कहा, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। यानी सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि निबंध एक गद्य रचना है। निबंध को हम गद्य में लिखते हैं, यह एक गद्य की विधा है और उसका आकार सीमित होता है। सीमित आकार का अर्थ ये है कि कितना भी बड़ा हम उसको नहीं लिख सकते। सीमित आकार का यह अर्थ है कि बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब निबंध का कुछ एक आकार निश्चित होना चाहिए। हमको एक विषय को चुनना होता है निबंध में, और उस विषय को चुनकर उस विषय का प्रतिपादन हम करेंगे, उस विषय के बारे में अपने विचार रखेंगे, जिसमें हमारी बातें भी स्पष्ट रूप से, हमारा व्यक्तित्व भी स्पष्ट रूप से झलकना चाहिए। तो यह है निबंध की परिभाषा बाबू गुलाब राय के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य में लगभग सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं, उन्होंने प्रायः यह सर्वमान्य तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध जो हैं बहुत ही उत्तम कोटि के निबंध हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परिभाषा देते हुए यह कहा है कि निबंध गद्य की कसौटी है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि काव्य गद्य की कसौटी है, यदि गद्य काव्य की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। यानी गद्य को काव्य की कसौटी माना गया। उसी प्रकार निबंध को गद्य की कसौटी माना गया। यानी गद्य की कसौटी पे यदि कसना हो तो निबंध में उसका विकास देखा जाना चाहिए। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही संभव है। यानी निबंध ही वह रचना है, निबंध ही एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें लेखक के भाषा शैली का पूर्ण या व्यापक रूप से हम उसको देख सकते हैं कि लेखक की भाषा कैसी है, उसकी शैली कैसी है। यदि हमको इसका परीक्षण करना हो
तो निबंध में इसके संपूर्ण अवसर मिलते हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यदि गद्य काव्य की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसके बाद इसका अर्थ ये है कि भाषा शैली आदि निबंध में इतनी सटीक, इतनी सधी हुई और इतनी परिमार्जित होती है कि इसीलिए हम निबंध को गद्य की कसौटी कहते हैं। गद्य का परिमार्जित रूप निबंध में ही देखा जा सकता है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि निबंध किसी विषय पर विचारों को, अपने स्वयं के विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट करने की कला है। तो निबंध का अर्थ और निबंध की परिभाषा को देखने के बाद आइए अब हम जानते हैं निबंध के कुछ प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालते हैं, यानी निबंध के कुछ प्रमुख प्रकार कौन से हैं। निबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और ललित निबंध। यह निबंध के मुख्य 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्णनात्मक निबंधों। वर्णनात्मक निबंध क्या है? वर्णनात्मक निबंध, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्णन यानी यह निबंध वर्णन प्रधान होते हैं। इन निबंधों में विभिन्न प्रकार के दृश्यों, घटनाओं, स्थानों आदि का आकर्षक वर्णन होता है। इस वर्णन के द्वारा निबंधकार अपने निबंधों में प्रायः एक सजीव चित्र उपस्थित करता है। यह सजीव चित्र इस प्रकार का होता है मानो पाठक को वह चीज़ें स्पष्ट रूप में सामने दिखाई पड़ रही हैं। इन निबंधों की विषय वस्तु में प्रायः किसी यात्रा का वर्णन, नगर का वर्णन, तीज त्यौहार का वर्णन आदि शामिल होते हैं। प्रायः देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों से इस तरह के निबंध परीक्षाओं में लिखने के लिए आते हैं, जैसे किसी ऋतु का वर्णन, किसी त्यौहार का वर्णन, स्कूल कॉलेज में होने वाली घटनाओं का वर्णन आदि। दूसरे नंबर पर हम चर्चा करते हैं विवरणात्मक निबंधों की। विवरणात्मक निबंध क्या है? इस प्रकार के निबंधों में वर्णन के साथ ही विवरण की प्रवृत्ति भी विद्यमान रहती है, इसलिए हम इन्हें कथात्मक या आख्यानात्मक निबंध भी कह सकते हैं, यानी जिनमें कथा तत्व की प्रधानता है। इन निबंधों की विषय वस्तु मुख्यतः जीवनी, पुरातत्व, इतिहास, अन्वेषण आदि होती है और प्रायः यह निबंध व्यास शैली में लिखे जाते हैं। व्यास शैली का क्या अर्थ है? व्यास शैली का यह अर्थ है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखना, बहुत विस्तार से लिखना, उसकी व्याख्या करना। इन निबंधों को हम विश्लेषणात्मक निबंध भी कह सकते हैं। घटनाओं या व्यक्तियों के जीवन का क्रमबद्ध विवरण भी इस प्रकार के निबंधों में होता है। अब तीसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे वर्णनात्मक और विचारात्मक निबंधों के बाद तीसरे नंबर पे हम आते हैं भावात्मक निबंध। इन निबंधों में हृदय पक्ष या भाव पक्ष की प्रधानता होती है। यह निबंध सहृदयता, ममता, प्रेम, करुणा, दया आदि हृदय के कोमल भावों से भरे होते हैं। अनुभूति की प्रधानता, मनोवेग अथवा भावों की अतिशय अभिव्यंजना इन निबंधों में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के निबंधों में लेखक की आत्मीयता भी झलकती है। भावात्मक निबंधों में लेखक अपनी कल्पना और अनुभूति के आधार पर विषय के प्रति अपना दृष्टिकोण रखता है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे विचारात्मक निबंधों की। विचारात्मक निबंध क्या है? विचारात्मक निबंधों में किसी विषय के पक्ष या विपक्ष के नकारात्मक, सकारात्मक आदि दोनों पक्षों का वर्णन किया जाता है। किसी विषय को हम उठाते हैं, उसके नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पहलू, लाभ, हानि आदि किसी भी विषय को जिसको हम उठाते हैं, किसी समस्या को जिसको हम उठाते हैं, उस समस्या पर तर्क सहित लेखक या निबंधकार अपनी सहमति या असहमति प्रकट करता है। इस प्रकार के निबंधों में हम किसी साहित्यिक प्रवृत्ति पर भी निबंध लिख सकते हैं, किसी साहित्यकार या किसी विधा पर भी निबंध लिख सकते हैं। प्रायः इस प्रकार के निबंधों को हम शोध पत्रों की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद निबंध के अंतिम प्रकार पे हम आते हैं, जिसका नाम है ललित निबंध। यह निबंध का 5वां प्रकार है, मुख्य प्रकार है। ललित निबंध हम किसे कहते हैं?
यूँ तो देखा जाता है कि सभी प्रकार के निबंधों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेखक का व्यक्तित्व विद्यमान रहता है, किंतु ललित निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक हमें दिखाई पड़ती है। बल्कि यूँ कह सकते हैं हम कि ऐसा लगता है कि विषय इसमें बहाना मात्र होता है और विषय के बहाने से लेखक का मुख्य उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का परिचय कराना होता है। इस प्रकार के निबंधों को हम ललित निबंध की श्रेणी में रखते हैं। ललित निबंध जिसमें लालित्य की प्रधानता हो, जिसमें मधुरता हो, जिसमें भावों की मधुरता, जिसमें भाषा की मधुरता, जिसमें शैली की मधुरता हो, जो पाठकों को शुरू से अंत तक बांधे रह सके, विषय भी एक सामान्य सा विषय हो, तो इस प्रकार के निबंधों को हम ललित निबंधों की श्रेणी में रखते हैं। और हिंदी साहित्य में आचार्य कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, इस प्रकार के निबंधकार जो हैं प्रमुख रूप से ललित निबंधों की श्रेणी में आते हैं, ललित निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं। तो ये थे निबंधों के कुछ प्रमुख प्रकार। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे निबंध की विशेषताओं पर। निबंध की विशेषताएं क्या हैं? एक अच्छे निबंध में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, किंतु कुछ मुख्य विशेषताएं जिन पर हम चर्चा करेंगे वो हैं कि एक अच्छा निबंध कसा हुआ होना चाहिए, उसकी भाषा प्रभावशाली हो, वह विषयानुकूल हो, यानी जिस विषय का हम चयन करें उसी के अनुरूप निबंध की भाषा और शैली हो। निबंधों में कसावट हो, उसमें विचार कसे हुए या सधे हुए हों। श्रृंखलित हो, यानी एक श्रृंखला चले, ऐसा ना हो कि एक तरह का विचार हम कहीं एक जगह रखें और उसी से संबंधित दूसरे तरह का विचार उसे बहुत दूर कहीं छुटका हुआ मिले, तो इस प्रकार का निबंध जो है उत्तम निबंध नहीं माना जाता है। तो इसलिए निबंध जो है श्रृंखलाबद्ध हो, विचार श्रृंखलाबद्ध हो, निबंध स्पष्ट हो, यानी जो प्रमुख तथ्य हैं उन पर हम अधिक ध्यान दें। और निबंध में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो प्रमुख तथ्य को स्पष्ट करने के लिए गौण रूप से लाई जाती हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। विषय सामग्री जैसे जैसे हम चेंज करते हैं, जैसे कोई एक बात हम कह रहे हैं और उसके बाद जो है हम अपनी बात को बदल रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं, तो बदलती हुई बात के अनुसार यानी बदलती हुई विषय सामग्री के अनुसार पैराग्राफ को चेंज करना चाहिए। यानी एक अच्छा निबंध वही होता है जो इन सब बातों को ध्यान देता है, इन सब बातों को ध्यान में रख करके लिखा गया होता है। तो ये थी निबंध की कुछ प्रमुख विशेषताएं, यानी निबंध जो है बिल्कुल सटीक हो, नियमित हो और उस पर केवल विषय वस्तु पर बात की गई हो। विषय वस्तु से हटकर बहुत सारी इधर उधर की अनर्गल चीज़ों पर यदि हम बात करते हैं तो वह एक अच्छे निबंध की श्रेणी में नहीं आता है, जिसमें विचारों की प्रस्तुति क्रमबद्ध तरीके से की गई हो। तो संक्षिप्तता, गद्य इसमें अनिवार्य रूप से हो, लेखक का व्यक्तित्व भी दिखाई पड़े, निबंध ऐसा हो कि वह सजीव हो। लेखक इस प्रकार का निबंध लिखे कि पाठक जो है उसको पढ़ने पर आकर्षित हो। निबंध की भाषा शैली भी इस प्रकार की हो कि वह पाठक को समझ में आए, स्पष्ट हो। निबंध में निबंधकार का एक दृष्टिकोण होता है जो पाठक को समझ में आना चाहिए। तो यह कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि यह भाषा की दृष्टि से गद्य साहित्य की सर्वाधिक उन्नत और परिपक्व विधा है, इसलिए इन चीज़ों का निबंध में झलक दिखना चाहिए। तो यह थी निबंध की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो आज के व्याख्यान में हमने देखा निबंध का अर्थ, उसका स्वरूप, परिभाषा और निबंध की कुछ प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे निबंध की विकास यात्रा की, यानी निबंध को कितने भागों में बांटा गया, कब निबंध का आविर्भाव हुआ और कहाँ से कहाँ तक उसकी विकास यात्रा चली। और इसके बाद इसी के साथ आज का यह व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।